हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मौर्यन एम्पायर के बारे में कि किस तरीके से अशोका के टाइम तक मौर्यन एम्पायर अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका होता है, पूरे इंडिया में फैल चुका होता है, बस साउथ में उसकी बाउंड्रीज़ कहीं गई थी और अशोका के टाइम तक बहुत अच्छा एम्पायर जो है वो फ्लरिश करता है। बट अशोका की डेथ के बाद धीरे धीरे ये एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो ये डिक्लाइन कैसे हुआ था, उसके कॉजेज़ वगैरह हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब क्या होता है कि अशोका जब तक रहते हैं, उनके रेन के टाइम तक, जब तक वो रूल कर रहे होते हैं तब तक तो सब अच्छा रहता है। बट जैसे उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ होने के बाद मौर्यन एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न पार्ट हो जाता है। सिंस इतना बड़ा होता है एम्पायर, तो वेस्टर्न पार्ट जो है उनके बेटे जो होते हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है और ईस्टर्न पार्ट उनके ग्रैंडसन होते हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि उनके अशोका के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं, जो उनके सक्सेसर्स होते हैं, वो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर जो है इंटैक्ट नहीं रख पाते। तो ये अब उनके सक्सेसर्स, ये आप कह सकते हो कि इतने वीक होते हैं कि वो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर जो है उसको बना करके उसको इंटैक्ट नहीं रख पाते। तो अब छोटे छोटे प्रोविंसेस बन जाते हैं और ये सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस मिलके अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगते हैं कि हम किसी मौर्यन एम्पायर के साथ नहीं हैं, हम अकेले हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। अब क्या होता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि वेस्टर्न जो एम्पायर है वो पहले ख़त्म होता है, क्योंकि बैक्ट्रियंस जो होते हैं वेस्ट की साइड से, बैक्ट्रियंस यहाँ पर यहाँ वेस्ट एम्पायर, वेस्टर्न मॉडर्न एम्पायर को इन्वेड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का एम्पायर जो है, ये यहाँ से मौर्यस का कंट्रोल पूरा चला जाता है। ये एम्पायर तो पूरा वेस्टर्न एम्पायर ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। कलिंगा भी इसी दौरान अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और जैसे जैसे हम साउथ में जाते जाते हैं तो सतवाहनास भी अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब मौर्यन एम्पायर जो है, जो मौर्यन रूल है, वो सिर्फ गैंगटक वैली तक ही बचा रहता है, पर वो भी सुंगा डायनेस्टी जो है उसे भी रिप्लेस कर देती है धीरे धीरे। अब जो सुंगाज होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन होते हैं? पुष्यमित्र सुंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्यमित्र सुंगा जो होते हैं वो मौर्यास के अंडर कमांडर इन चीफ होते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी धोखेबाजी सी हो जाती है कि पुष्यमित्र सुंगा जो है वो, आप ये सोचोगे कि मौर्यास के अंडर, ये लो, पुष्यमित्र सुंगा मौर्यास के अंडर कमांडर इन चीफ होते हैं, तो वो अपनी सुंगा डायनेस्टी उनकी कैसे इस्टेब्लिश हो जाती है? तो वो क्या करते हैं, जो भी मौर्यन रूलर होते हैं, लास्ट मौर्यन रूलर जो भी रूल कर रहे थे, तो पुष्यमित्र सुंगा ने उनको असैसिनेट किया और उनका थ्रोन को हड़प लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली धोखेबाजी कर दी थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। सुंगा रूल के पास जो सबसे मेजर चैलेंज आता है वो ये था कि हम लोग कैसे नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया जो था वो था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे, पासेस होते थे, साथ में बहुत यहाँ से पूरा रास्ता निकलता था यूरोप का, एशिया के साइड का पूरा। तो इस वजह से बैक्ट्रियंस के और ये अटैक से बहुत ही डरे हुए रहते थे कि हमेशा से कि बैक्ट्रियन जो है वो नॉर्थ वेस्ट से अटैक कर सकते हैं। वो तो हुआ क्या था कि ग्रीक्स ने पाटलिपुत्रा तक ये धीरे धीरे आके, मतलब पूरा का पूरा वेस्ट से लेकर के पूरा पाटलिपुत्रा तक आते आते इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया और पूरा ऑक्यूपाई करके रखा था इन्होंने कुछ टाइम तक। पर पुष्यमित्र सुंगा ने लड़कर और अपनी पूरी जो जितनी भी टेरिटरी उन्होंने ग्रीक्स से गंवा दी थी, वो सारी टेरिटरी उन्होंने वापस से ले ली थी। अब उन्होंने, पुष्यमित्र सुंगा ने कलिंगा, खारावेला ऑफ कलिंगा के अगेंस्ट भी लड़ाई की थी, जिसने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र जो हैं वो ब्राह्मणिज्म के बहुत ही स्टॉन्च फॉलोअर थे। जो मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में हमने देखा था कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन कैसे हुआ था, तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म हो गया था अचानक से। तो ब्राह्मणिज्म जो है बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता था कि जैसे जब अशोका के टाइम पर अशोका जो है वो बुद्धिज़्म को काफ़ी फॉलो कर रहे थे, तो अब बुद्धिज़्म हटा कैसे और धीरे धीरे फेड कैसे होने लगा और ब्राह्मणिज्म एकदम से कैसे आ गया। तो कुछ ब्राह्मण्स थे, उन लोगों ने एक रिवोल्ट जो है वो चला दिया था सबके अगेंस्ट और बुद्धिज़्म के अगेंस्ट स्पेशली। और जो पुष्यमित्र सुंगा थे उन्होंने ये पूरा जो रिवोल्ट है वो लीड किया था।
तो ब्राह्मणिज्म के बहुत स्टॉन्च फॉलोअर थे और पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे। साथ में बुद्धिस्ट सोर्सेज जो है वो पुष्यमित्र शुंगा को बुद्धिज्म के प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे हमें एविडेंस ऐसे भी मिलते हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुष्यमित्र बुद्धिस्ट आर्ट को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज भी करते थे, उनको बहुत अच्छी लगती थी बुद्धिस्ट आर्ट को, उसको बढ़ावा देते थे, सपोर्ट करते थे। और पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे जैसे कि बरहुत में, सांची, इनको रेनोवेट करवाया गया और इम्प्रूव भी कराया गया। अब पुष्यमित्र की जब डेथ हो जाती है तो उनके बेटे आ जाते हैं रूल करने के लिए, जिनका नाम होता है अग्निमित्र। तो लास्ट शुंगा रूलर कौन होते हैं? देवभूति, जो कि उन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा मर्डर किए जाते हैं। तो देवभूति के मिनिस्टर होते हैं वासुदेव कन्वा, ठीक है। और वासुदेव कन्वा जो हैं वो देवभूति का मर्डर करते हैं और उसके बाद थ्रोन पर आ जाते हैं और नई डायनेस्टी का फाउंड हो जाती है। ये कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं ये, ठीक है। और कन्वा डायनेस्टी जो है वो 45 साल तक रूल करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको बोल सकते हो कर्मा। तो क्या हुआ था कि पहले पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे और उन्होंने कैसे थ्रोन हासिल किया था, जो लास्ट मौर्यन एम्पायर था उसको असैसिनेट करके उनके थ्रोन पे आ गए थे और पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी जो है अपनी स्टार्ट कर दी थी। अब जो लास्ट शुंगा डायनेस्टी के रूलर होते हैं वो होते हैं देवभूति और इनके साथ भी वही हुआ होता है कि उनके एक मिनिस्टर होते हैं वासुदेव कन्वा, वो उनको मर्डर करते हैं और कन्वा डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब जैसे ही कन्वा डायनेस्टी जो है वो ख़त्म होती है तो ये कहा जाता है कि जब तक गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता तब तक हमें मगध की हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा कुछ पता नहीं लगती है। शुंगास का रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उन्होंने फॉरेन इन्वेजन से गैंगटिक वैली को प्रोटेक्ट करके रखा था। तो जितने भी बहुत सारे ऐसे जैसे इंडो ग्रीक्स है और जैसे बैक्ट्रियन जो है उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि हम इंडिया को कॉन्कर कर लें, पर पुष्यमित्र शुंगा जो है उन्होंने ये नहीं होने दिया था और उन्होंने अपनी टेरिटरी को बनाए रखा था और जितनी टेरिटरी उन्होंने लूज़ कर दी थी उसको भी उन्होंने वापस ले लिया था। इसीलिए शुंगास जो है उनका रूल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उन्होंने गैंगटिक वैली को पूरी बहुत रिच वैली है ये, उसको प्रोटेक्ट करके रखा था, डिफेंड करके रखा था। कल्चरल स्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो शुंगास ने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, वापस लेके आए और हॉर्स सैक्रिफाइस जो है, जो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाए थे, तो ये हॉर्स सैक्रिफाइस को भी उन्होंने वापस लेके आए। साथ में वैष्णविज्म और संस्कृत लैंग्वेज की ग्रोथ को भी पुष्यमित्र शुंगा ने प्रमोट किया था, शुंगास ने प्रमोट किया था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि ये पूरा एरिया जो था दिस वॉज दी शुंगा एम्पायर, ऑलराइट। तो ये पूरा एरिया आता है शुंगा एम्पायर में एंड दिस इज पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं सतवाहनास की। देखो डेक्कन में मौर्यास के डिक्लाइन के बाद सतवाहनास आ जाते हैं और सतवाहनास अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। सतवाहनास का रूल जो है 450 सालों तक चलता है, 450 सालों तक ये लोग रूल करते हैं और इनको आंध्राज भी कहा जाता है। पुराणास और इंस्क्रिप्शंस, तो पुराण और इंस्क्रिप्शंस जो है सतवाहनास के इतिहास के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बनते हैं ये सतवाहनास की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो नासिक और नानागढ़ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, उनके टाइम के बारे में, जो उनका रूल था उसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो पूरा रीजन, ठीक है। और जो सतवाहनास ने कॉइन्स इशू किए थे वो हमें इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि सतवाहनास के रूल के टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो किस प्रकार की हुआ करती थी। और सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुका। सो सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी और इनके बाद आ जाते हैं कृष्णा, जो कि पूरा जो किंगडम है उसको नासिक तक एक्सटेंड कर देते हैं वेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अब उनके थर्ड किंग जो आते हैं उनका नाम होता है श्री सतकर्णी, जो कि पूरा वेस्टर्न मालवा और बेरार को कॉन्कर कर लेते हैं और उन्होंने भी अश्वमेध सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए होते थे, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने भी करवाया होता है। फिर 17th किंग आते हैं सतवाहना डायनेस्टी के, जिनका नाम होता है हला। अब इनका जो है ये 5 साल तक रूल करते हैं और हला जो है अपनी एक बुक के लिए काफ़ी फेमस होते हैं जिसका नाम होता है गाथा सप्तशती, जिसको सत्तासाई भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें 700 वर्सेस लिखे गए हैं प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में।
ठीक है। अब जो ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं सतवाहना डायनेस्टी के वो कौन होते हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं सतवाहना डायनेस्टी के, जो कि 24 सालों तक रूल करते हैं और इनका टाइम पीरियड होता है 106 से लेकर के 130 AD तक का। और जितनी भी उनकी अचीवमेंट्स हैं वो नासिक इंस्क्रिप्शन में उनकी मदर के द्वारा लिखाई गई हैं, रिकॉर्ड करवाई गई हैं। उनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पूरा का पूरा डेक्कन को कैप्चर कर लिया था और उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो पूरा बहुत आगे तक एक्सपैंड कर लिया था उन्होंने। उनकी फिर एक मालवा के रूलर हैं जिनका नाम है नागपना, तो उनके ऊपर जो उन्होंने जीत हासिल की थी वो कंट्रीब्यूशन उनका रिमार्केबल माना जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उन्होंने ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे, ये उनको पेट्रोनाइज किया था ब्राह्मणिज्म को और उनके काफ़ी सपोर्टर थे, पर फिर भी वो बुद्धिस्ट को भी डोनेशंस दिया करते थे। तो आप ये कह सकते हो कि कल्चरल व्यू पॉइंट से इनका जो अप्रोच है काफ़ी फ्लेक्सिबल रहा था। अब गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके बाद आते हैं उनके बेटे जिनका नाम होता है वशिष्ठपुत्र पुलामई। उन्होंने अब वशिष्ठपुत्र पुलामई जो है उन्होंने सतवाहना की जो पावर होती है वो पूरा कृष्णा रिवर तक ये लेके आते हैं, तो और ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। वशिष्ठपुत्र पुलामई जो है वो कॉइन्स भी इशू करते हैं और उन कॉइन्स पर शिप्स की इमेज बनी होती है, ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड होती है शिप्स की इमेज, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम की सतवाहनास के टाइम की नेवल पावर और मैरीटाइम ट्रेड जो है वो उस टाइम का किस प्रकार का था और कितना अच्छा नेवल पावर एंड मैरीटाइम ट्रेड था। तो कॉइन्स पर आप बेसिकली वही चीज़ इशू कराते हो जो आपके टाइम की सबसे अच्छी रही है। तो और सतवाहनास के टाइम की अगर हमें कॉइन्स मिलते हैं तो ये चीज़ें डिपिक्ट की जाती हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री में काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी जाती है सतवाहना के रूल के टाइम पर। तो सतवाहनास ने ट्रेड में, इंडस्ट्री में, सिंस शिप्स का यूज़ कर रहे थे वो, जैसे कि कॉइन्स में भी देखा गया था उनके टाइम पर, तो शिप से ऑब्वियसली अगर ये लोग अच्छे थे उसमें तो इसीलिए वो ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे होंगे शिप्स को। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करनी है सारी डॉट्स, ठीक है। तो ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ट्रेड के लिए आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो क्या भेजेंगे, तो उनकी कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी जो बहुत अच्छी रही होंगी, तो इसीलिए सतवाहना के टाइम पर ये सब चीज़ें अच्छी थी। मर्चेंट्स जो हैं उन्होंने ये ग्रुप्स वगैरह में ऑर्गेनाइज करके अपनी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाया। साथ में जो क्राफ्ट गिल्ड्स होते थे, जो क्राफ्ट ग्रुप्स होते थे क्राफ्ट्समैन के, और अलग अलग क्राफ्ट्समैन ने अलग अलग ये अपने अपने ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे जैसे पॉटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ऑयल प्रेसर्स हो गए, तो ये सब आने लगे थे। साथ में सिल्वर कॉइन्स जो हैं उनको कहा जाता था कर्शपनाज। तो ये सिल्वर कॉइन्स ट्रेड के लिए यूज़ होते थे। ऑलराइट, सो यू हैव टू कनेक्ट दिस विद इट। तो सिल्वर कॉइन्स कर्शपनाज इनको कहा जाता था। सतवाहना पीरियड जो है उन्होंने ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटी भी देखी, क्योंकि शिप्स वगैरह यूज़ करके तो ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिला इनको। टॉलमी ने बहुत सारे पोर्ट्स मेंशन किए हैं डेक्कन में, और जो सबसे बड़ा पोर्ट था, ग्रेटेस्ट पोर्ट था सतवाहनास का, वो था वेस्ट डेक्कन में कल्याणी। अब गंडक सेला एंड गंजम वो ईस्ट साइड के कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स माने जाते हैं। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो सतवाहनास ने बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म इन दोनों को ही पेट्रनाइज किया था। तो सतवाहनास इन दोनों को ही मानते थे। चैत्यास, विहारास ये दोनों बिल्ट भी किए थे उन्होंने। साथ में बहुत सारे विलेजेस और लैंड जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ग्रांट में दे देते थे, तो ग्रांट कर देते थे। तो और वशिष्ठपुत्र पुलामई जो है उन्होंने जो पुराना अमरावती स्तूपा है उसको रिपेयर भी करवाया था। तो ये आप देख सकते हो कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्वमेध यज्ञ करवाया उन्होंने तो वो सिर्फ ब्राह्मणिज्म को ही मानते थे, उसको ही पैट्रनाइज करते थे, बल्कि अगर आप ये देखो कि चैत्यास विहारास बिल्ड करवाए, साथ में विलेजेस लैंड्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दे रहे थे, और अमरावती स्तूपा उन्होंने रिपेयर कराया। तो ये सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि बुद्धिज़्म को भी ये पेट्रनाइज करते थे। फिर नागार्जुनकोंडा में जो उनका आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी माना जाता है। ब्राह्मणिज्म जो है वो भी सतवाहनास के द्वारा ही रिवाइव कराया गया था, वापस लाया गया था, और अश्वमेध राजसूय यज्ञ जो है वो भी वापस से होने शुरू हो गए थे। साथ में इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर जो है उसको भी काफ़ी सपोर्ट किया, और हलाज सत्तासाई जो मैंने आपको बताया था, वो जो बुक लिखी गई थी वो प्राकृत लिटरेचर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो
और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे कैसे फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली बैक्ट्रियन, शाकाज, कुशानाज आते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुशानाज जो है कैसे बुद्धिज़्म को और प्रमोट करते हैं, कुशानाज की के टाइम की बुद्धिस्ट आर्ट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे।